हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है वह हर एग्जाम में जिनमें भी साइंस आती है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन पाचन करता है। जो हमारा पेप्सिन होता है ये एक प्रकार का एंजाइम है। तो यह किसका पाचन करता है? तो जो अमाशय स्टमक होता है इसमें प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन और प्रोटीन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। किसमें? अमाशय में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है? जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस क्रियाएं होती हैं यह लगभग सभी कोशिकाओं में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसमें होती है? तो यह जो हमारी कोशिकाएं होती हैं लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में कौन होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। नर की अपेक्षा मादाओं को भोजन में आयरन की मात्रा अधिक की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? जो हमारे नर होते हैं उनको आयरन ना भी दो तो चलेगा, लोहे के बने होते हैं भैया, लेकिन लड़कियों को आयरन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके मासिक धर्म के समय आयरन की कमी हो जाती है। कुशीर की वृक्क की आधारी इकाई क्या होती है? जो हमारी कुशीर की वृक्क मतलब किडनी होती हैं उनकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मतलब किडनी के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पोद्भिद पौधों में निषेचन उत्पन्न होता है। जो हमारे फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? प्लांट्स में। कैसे होता है? तो ये होता है उनके एम्ब्रियो में। किसमें होता है? भ्रूण में होता है। किसमें होता है? भ्रूण में होता है। जो हमारे पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें निषेचन कहाँ पे होता है? तो भ्रूण में होता है, एम्ब्रियो में होता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पूरे वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन मतलब एक ऐसे स्पेशल क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन हम यदि कृत्रिम बनाना चाहें तो कहाँ पर हो जाएगा? तो कृत्रिम हो जाएगा एक्वेरियम। झील, समुद्र और जो वन होते हैं यह तो प्रकृति द्वारा बनाया गया वनस्पति मतलब पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन हमने कौन सा बनाया है? एक्वेरियम। जंतु विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे जंतु विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? तो हमने वनों को काट दिया है, तो वानिकी प्रदूषण के कारण बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए हैं या फिर जंतु विलुप्त हो गए हैं। झिल्ली जैविक जनन संबंधित होती है। जो हमारी झिल्ली जैविक जनन किससे संबंधित होता है? तो कोशिका झिल्ली से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? जो मेम्ब्रेन होती है वह हमारे कोशिका झिल्ली से संबंधित होती है। तंत्रिका कोशिकाओं की कोशिकाएं काय में केंद्रक और केंद्रक द्रव उपस्थित होता है तथा इसे क्या कहते हैं? तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन्स है ना, जो हमारे मस्तिष्क होता है, पूरा नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं, है ना, नर्व होती हैं। इनमें जो केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, यह किस में उपस्थित होता है और उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक। और जो हमारा कोशिका द्रव होता है वह होता है एक्सॉन में। जो तंत्रिकाक्ष होता है उसमें उपस्थित होता है। किसमें? एक्सॉन में या फिर तंत्रिकाक्ष में स्थित होता है। सब्जी संवर्धन से संबंधित विज्ञान कौन सा कहलाता है? जो हमारी सब्जी होती है उसको संवर्धन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसको कहा जाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। 50 वाट के 10 बल्ब के एक दिन में 10 घंटे जलता है, एक महीने में उसमें 30 दिन होते हैं, तो प्रयोग में लाए जाने वाले कितनी विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा खर्च कर दिया? देखो 50 वाट के बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं? 10 हैं, 10 घंटे चलेंगे, एक महीने तक चलेंगे, एक महीने में 30 दिन हैं, तो कितने बिजली खर्च कर दी उसने? तो उसने की है 150 वाट घंटे बिजली की खर्च कर दिया है। जब एक चुंबक एक कुंडली में प्रवेश करती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, या फिर उस मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर निर्भर करेगा? तो कोई भी चुंबक है वह एक जब कुंडली में प्रवेश करती है तो उसमें जो विद्युत वाहक बल है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह उसकी कुंडली के प्रतिरोध पर। किस पर निर्भर करता है? कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है कि क्या होगा उसका। लेंज का नियम क्या बताता है? जो हमारे लेंज हैं वो उनका जो नियम है वो बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित होती है। जो लेंज होता है, लेनी है भैया, एक चैन डालो, चैन से हम उसको खींचेंगे। किसको? ट्रेन को, कुछ को भी खींचेंगे, किसी बल लगाएंगे, किससे? हम चैन से, लेंज चैन। तो क्या करती है? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है लेंज के नियम के अनुसार। 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे गए एक बिंब का आवर्धन क्या होगा? तो कोई भी
20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले जो उत्तल दर्पण होता है उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे गए बिंब का आवर्धन कितना होगा? 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5। फोकस लंबाई यदि 50 सेंटीमीटर, लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो हमारा 50 सेंटीमीटर लेंस की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी? 2 डायोप्टर। कितनी होगी? 2 डायोप्टर, 2D से बताएंगे। परमाणु क्रमांक Z और परमाणु संख्या A के परमाणु X में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जो हमारी परमाणु क्रमांक Z है तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है? A है। तो उसके हमारी जो न्यूट्रॉन होंगी उनकी संख्या कितनी होगी? तो A - Z कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? न्यूट्रॉन निकल आता है। एक पिंड की गति जो कि सामान्य समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है क्या कही जाती है? तो कोई भी एक वस्तु है एक समान समय अंतराल से अलग अलग दूरियां तय कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जिगजैग। क्या कहा जाएगा? जिगजैग, क्योंकि समान समय अंतराल है लेकिन दूरियां क्या हैं उसकी? अलग अलग हैं। चिन्ह B और C प्रदर्शित करता है कि पिंड जो हमारा A B C, तो हमारा जो BC है वह क्या मतलब B और C, हाँ, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि पीछे की तरफ एक समान वेग से गतिशील है। जो हमारा पीछे चल रहा था ना उसके बाद पीछे की तरफ एक समान वेग से चल रही है। कैसे चल रही है? वेग बढ़, टाइम इस साइड बढ़ रहा है, डिस्टेंस वैसे बढ़ रहा है तो पीछे की साइड बढ़ रहा है और वो भी कितना? एक समान चाल से, एक समान वेग से। विराम जड़त्व का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड स्वयं परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? विराम की स्थिति की स्थिर अवस्था मतलब जड़त्व है। तो विराम जड़त्व का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण पिंड स्वयं परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। इसे क्या कहा जाता है? विराम की स्थिति अवस्था। अभिक्रिया A+2V C में A के 5 मूल हैं और B के 8 मूल दिए गए हैं तो ये उत्पन्न करेगा। तो ये कितना उत्पन्न करता है? तो ये बताएगा 4 मूल। क्या बताएगा? C क्या है? 4 मूल है। यदि A 5 मूल है प्लस 2B 8 मूल है, B क्या है? 8 मूल है, तो ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि जो C प्रोडक्ट बनेगा वह कितने का होगा? वह 4 मूल का होगा। निम्नलिखित में से इनका आकार बताना है। तो आकार कैसा होगा इनका? तो जो हमारी आवर्त सारणी होती है इसमें जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो इसमें क्या होता है? दाएं से बाएं आवर्त सारणी में जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो आकार छोटा होता है। तो जब फेरस है सबसे लास्ट में आएगा, सब में आया है लास्ट में, और एस सल्फर इस साइड आ जाएगा, सबसे छोटा है मतलब सबसे बड़ा है सल्फर की आकृति बड़ी है, फिर उसके बाद Cl, फिर O, फिर F की। किस यौगिक में उप सहसंयोजन बंध उपस्थित होता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें उप सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं? तो ये है NH4OH। NH4OH में उपस्थित होता है क्या? उप सहसंयोजी बंध। स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति से होती है। जो हमारी स्थायी कठोरता होती है वह CaHCO3 का होल ट्वाइस से उपस्थित होती है। जो हमारी स्थायी कठोरता होती है पानी में तो ये किससे होती है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। Mg किस में उपस्थित होता है? जो Mg है वह हमारे क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है CaSO4H2O। क्या कहा जाता है? CaSO4H2O कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मोहक या फिर हिप्नोटिक्स द्रव होते हैं? तो सम्मोहक जो द्रव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें में आता है हमारा ल्यूमिनल। क्या आता है? ल्यूमिनल आता है, जो कि क्या है? एक सम्मोहक द्रव्य है। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग में लगातार रक्त का बहाव निम्न की कमी के कारण होता है। तो जब भी हमें कोई चोट लगती है लेकिन हमारा रक्त रुक ही नहीं रहा है, बहते जा रहा है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यह जो फॉर्मूला दिया गया है फिनॉल का समजात है, तो यह क्या किसके? फिनॉल के जो हमारा पूरा फॉर्मूले बनाए गए हैं तो फिनॉल के जैसे कौन दिख रहा है? तो फिनॉल में OH ग्रुप होता है, जो OH सबसे ऊपर होगा और मीथेन बगल में जुड़ता है।
ये दिया गया है बेंजीन, ऊपर OH, साइड में CH3। लार में उपस्थित है अमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? जो हमारा अमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट शर्करा का बदलता है और इसको डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। श्वसन मार्ग स्तंभी सिलिया युक्त उपकला कोशिकाओं में अस्तित्व होती हैं। सिलिका का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा श्वसन मार्ग है इसमें स्तंभीय सिलिया उपस्थित होती हैं, उपकला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह क्या करती हैं सिलियाएं? तो सिलियाओं का जो मुख्य कार्य होता है यह जीवाणु और जो धूल के कण होते हैं उनसे युक्त शेष्म को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं सिलिया? जीवाणु और जो धूल के कण होते हैं उनसे युक्त श्लेष्मा को बाहर निकाल देते हैं। सिलिया किस में होते हैं? हमारे जो नाक होती है ना इसमें उपस्थित होते हैं सिलिया। नर में शुक्राणु उत्पन्न कहाँ होते हैं? जो हमारा नर होता है उसमें शुक्राणु उपस्थित या फिर उत्पन्न होते हैं तो टेस्टिस में या फिर वृषण में। वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उसे कहा जाता है राइजोबियम। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो यह जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका 4 माह कितना होता है? 120 दिन होता है, 4 माह होता है। 120 दिन मतलब 30 माह हो, हाँ 4 माह होते हैं। उत्सर्जन का कार्य वृषण के अलावा कौन मतलब होता है? तो हमारा जो उत्सर्जन है मतलब हमारे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? हमारे इम्प्योर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सही से बाहर निकालना। कौन निकालता है? जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं तो इनको हमारी किडनी निकालती है और जो हमारी त्वचा होती है वो निकालती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स। मुकुलन किस में अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है? जो हमारा मुकुलन होती है वह हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन की विधि को बताता है। अचानक होने वाली वंशागत परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो हमारे अचानक होने वाले जो वंशागत परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। अचानक से बिल्कुल सडन आ गए, उत्परिवर्तन। मांसाहारी प्रदर्शित करते हैं जो हमारे मांसाहारी होते हैं वह द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक मतलब वह सीधे घास भी खा सकते हैं तो द्वितीयक हो गए, और तृतीयक क्या होते हैं? यह हमारे क्या कर सकते हैं? कुछ भी खा सकते हैं, तो ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व होता है। जो हमारी उच्च आवृत्ति होती है तो उसका तारत्व भी कैसा होगा? उच्च होगा। एक उदासीन वस्तु में होते हैं, जो हमारी कोई भी उदासीन वस्तु है तो उसमें क्या हो जाएगा? धनायन और ऋणायन आवेश समान होते हैं तभी तो उदासीन है। कोई वस्तु भारी पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तु जो कि स्वयं प्रकाशित होता है उसे कहा जाता है तारा। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता। भू और समुद्र समीर आधारित होते हैं। जो हमारा भू और जो समुद्र समीर आधारित होते हैं वह ऊष्मा संवाहन की परिघटना पर, जो हमारे ऊष्मा संवाहन होता है उसकी परिघटना पर भू और समुद्र समीर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध और गलनांक रखता है, तो ये सही है। तो हमारा जो फ्यूज तार होता है निम्न प्रतिरोध और गलनांक रखता है। हीटर का तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक रखता है, ये सही है। इन दिनों फ्यूज के स्थान पर MCB का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी सही है। बंद परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होती, तो ये भी सही है। यदि बंद नहीं, गलत है। बंद परिपथ है तभी तो धारा प्रभावित होगी, तो ये गलत है। एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो कोई भी वस्तु है वह 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो वह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हम तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 15 हर्ट्ज की तो सुन ही नहीं सकते, तो हम नहीं सुन पाएंगे। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा जाता है, तब ये भाग समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कोई भी प्रतिरोध है उसका एक प्रतिरोध R का एक तार है, वह N आकार के बराबर बराबर भागों में काटा गया है, तब ये भाग समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ा गया है? समानांतर में जोड़ा गया है।
यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो R/N²। निम्नलिखित में से किस बंध में दिशात्मक गुण होते हैं, जो दिशात्मक किस में गुण होते हैं, दिशा किस में दिखती है, तो सहसंयोजी बंध जो होते हैं उनमें दिशा दिखती है, तो सहसंयोजी बंध में हमें दिशात्मक गुण दिखते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। जल का उच्च कथनांक निम्न के कारण होता है, जो हमारा जल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए उसका कथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। प्रकाश विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, जो हमारे प्रकाश विद्युत सेल होते हैं इसमें हम सीजियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सीजियम का प्रयोग करते हैं। जो सल्फा औषधि होती है निम्नलिखित में से किस में व्युत्पन्न की जाती है, हमारी जो सल्फा औषधि होती है किससे व्युत्पन्न की जाती हैं, तो यह की जाती हैं सल्फेनेमाइड से। किससे, सल्फेनेमाइड से इसको बनाया जाता है सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में से ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है हमारा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। पेन PAN का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है, पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं, जो हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं ये एलिफेटिक साइक्लिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक यौगिकों को क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तित होता है, तो जो हमारा लैक्टेज है तो लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या कहलाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहलाता है। या गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जो हमारा लैक्टोज होता है वह लैक्टेज होता है, वह लैक्टोज में चेंज हो जाता है। मेंढक में त्वचा श्वसन हेतु उपयुक्त रहती हैं, जो हमारा मेंढक होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, त्वचा की श्वसन करता है, फेफड़ों से भी कर लेता है। तो इसमें त्वचा श्वसन के लिए क्या होता है, अधिक संवाहनीय होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर होता है, नम होने के कारण, सल्क रोमों की अनुपस्थिति होने के कारण यह क्या करता है, त्वचा से श्वसन करता है। ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, तो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं वह बढ़ जाती हैं। बुमन संपुट का कार्य क्या होता है, जो हमारे बुमन संपुट होता है यह फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर का काम करता है बुमन संपुट। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करना है, जो हमारा थायरॉक्सिन है यह थायरिन मतलब जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उससे निकलता है। वृद्धि हार्मोन प्यूस ग्रंथि से निकलता है, सही का चयन करना है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलता है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है, वृषण से निकलता है। जायांग का ग्राही भाग क्या होता है, जो हमारे जायांग होते हैं रिसेप्टर्स पार्ट ऑफ कार्पल क्या होता है, तो ये होती है हमारी वर्तिका। क्या होती है, वर्तिका होती है, जो कि हमारी ग्राही भाग होती है किसका, जायांग का। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जो हमारे उपार्जित अंग होते हैं, लक्षण होते हैं, उनकी वंशानुगति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो यह किया गया है लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। यह प्रस्तावित किया गया है किसके द्वारा, उपार्जित अंगों को लेमार्क के द्वारा बताया गया है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या होते हैं, तो यह होते हैं उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर। पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम एक अनवीनीकृत संसाधन है, मतलब हम इसको फिर से नहीं बना सकते, और नवीनीकृत संसाधन है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, तो सेल्यूलोज की किसकी नहीं बनी होती, हमारे जो मनुष्य जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। हाइड्रा, आम, कैक्टस ये पेड़ हैं, इनकी बनी होती हैं। एनटीपी में 2 मोल H2O कितना आयतन घेरे हुए है, तो एनटीपी में 2 मोल H2 कितना आयतन घेरे हुए है, तो 4.8 लीटर। कितना, 4.8 लीटर।
सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में से परमाणु की त्रिज्या बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो आप अभी मैंने बताया था जो हमारी आवर्त सारणी है, जब हम उसमें दाएं से बाएं की ओर जाती है तो हमारी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी मतलब छोटी हो जाती है। तो मैग्नीशियम सबसे राइट में आता है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 1.5 और 3.0 है, तो इसके मध्य बंध किस प्रकार का होगा। तो कोई भी विद्युत ऋणात्मकता है तो इसमें कैसे होगी, सहसंयोजक बंध बनेगा। कैसे बनेगा, सहसंयोजी बंध बनता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, हमें सत्य नहीं बताना है। तो जो हमारा जल की कठोरता को साबुन के साथ व्यवहार के द्वारा दर्शाया जाता है, जो हमारी जल की कठोरता होती है उसमें हम साबुन घोल कर बता सकते हैं कि कितना जल कठोर है, तो ये सही है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये भी सही है। जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, और जो स्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये भी सही है। लेकिन स्थायी कठोरता को जल में उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है, ये तो अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं हम, स्थायी कठोरता ऐसे नहीं हटती। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है। जो हमारे सोडियम कार्बोनेट है उसको हम बनाते हैं किसके द्वारा, साल्वे विधि के द्वारा। किसके द्वारा बनाते हैं, साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। साबुन से धोएंगे, साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा कौन सी है। तो टाइफाइड को हमें ठीक करना है तो हम क्लोरोमाइसिटीन लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरोमाइसिटीन। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन से हमें क्या हो जाता है, क्लोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोसिस हो जाता है राइबोफ्लेविन के कारण। ताजमहल को प्रदूषण के खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो कि ताजमहल को खराब कर रहा है। तो वो अम्ल वर्षा है, और अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड से। उपयुक्त यौगिक में क्रमशः द्वितीयक कार्बन उपस्थित है। तो जो हमारा द्वितीयक कार्बन है कौन सा उपस्थित है, 645। क्या है, 645 कार्बन उपस्थित है। देखो पहला जो हमारी बेंजीन की संरचना बनी है इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6, और जो दूसरी बनी है इसमें हमारे 6 तो पहले के हो गए और 4 ये, तो 4 और इसमें 5। चंद्र ग्रह होता है जब, चंद्र ग्रह कब होता है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है। वायलिन एक संगीत का ताज है जिसमें डैश होते हैं। जो हमारा वायलिन होता है वह संगीत बजाने का एक यंत्र होता है, इसमें क्या होती हैं, तनी हुई डोरियां लगी होती हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब, जब हमारा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कब होता है, जब वायु निर्वात में पानी में कांच से प्रवेश करती है, जब वायु पानी से वायु में प्रवेश करती है। जब हमारी कोई वस्तु प्रकाश है वह पानी से वस्तु में या फिर वायु में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो चांसेस हैं वे बढ़ जाते हैं। कैसे, जब हमारे पानी से बस वायु में प्रवेश करेगा कौन, प्रकाश की किरण, तब। सरल आवर्त गति का उदाहरण क्या है। तो हमारी सरल आवर्त गति का उदाहरण है एक उछले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद। ये क्या होती हैं, हमारी सरल आवर्त गति का उदाहरण है। कौन है सरल आवर्त गति का उदाहरण, तो एक उछले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो कोई भी पानी है 1 किलोग्राम, किलोग्राम पानी है, 1 डिग्री सेल्सियस हमें उसमें बढ़ाना है, कितनी ऊष्मा लगेगी, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा लगती है। वह धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इस पर कार्यरत बल आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता। तो कोई भी वस्तु है, धारावाही लूप है, उसमें एक समान हम चुंबकीय धारा या क्षेत्र स्थित करते हैं, इस पर जो कार्यरत बल है आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता, तो लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि उसके क्षेत्र पर, उस
चुंबकीय क्षेत्र पर और धारा के मान पर करता है, लेकिन उस लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है और दर्पण की जो वक्र त्रिज्या कितनी होगी, तो कोई भी हमारा गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो वक्र त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने जाने के लिए जितना कार्य किया गया है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो कोई भी बिंदु है, हम इसमें 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो उसमें हमने कोई कार्य किया होगा, तो उसके बीच का विभवांतर क्या होगा, तो ये होगा हमारा 200 वोल्ट, मतलब 300 वोल्ट होता है। कितना होता है, 300 वोल्ट होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो परिवर्तित करती है, और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आहार नाल की जो पेशीय संकुचन होता है क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है शिथिलन। क्या कहा जाता है, शिथिलन इसको कहा जाता है। किसको, जो आहार नाल में जो पेशीय संकुचन होता है उसको क्या कहा जाता है, शिथिलन कहा जाता है। फेफड़ों के गैसीय विनिमय किसमें होता है, जो हमारा फेफड़े होते हैं इसमें जो गैसों का विनिमय होता है वो होता है एल्वोलीज के द्वारा, या फिर जो हमारे वायु कोश होते हैं उनके द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य या फिर रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसमें होता है, जो हमारे कोशिका द्रव्य होता है और जो रक्त होता है इसमें आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कोशिकाओं नहीं, केशिकाएं होंगी, केशिकाओं के द्वारा होता है, जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है, तो जो हमारा राइबोसोम है वह झिल्ली रहित होता है, जबकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इस स्पेरोसोम्स और जो लाइसोसोम है ये सब हमारे कोशिका के झिल्ली में होते हैं, और लेकिन जो हमारा राइबोसोम है वह झिल्ली नहीं पा रखता। पादप में अंतःपर्व की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कोई भी हमारे पादप है उसका हमें अंतःपर्व की लंबाई बढ़ानी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिन। किसका, ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। अक्सर अंतर के पर्व बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, ऑक्सिन के कारण। स्पाइरोगायरा किसके द्वारा बहुगुणन करता है, जो हमारा स्पाइरोगायरा है वह विखंडन करता है। क्या करता है, विखंडन के द्वारा द्विगुणित हो जाता है। शोधन युक्त आवरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु होती है, जो हमारा शोधन युक्त आवरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु होती है, ये होती है हमारी उद्विकास की, किसकी, एवोल्यूशन की होती है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस। ये क्या है, शोधन युक्त आवरण किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे एवोल्यूशंस में पाया जाता है, जिसको उद्विकास कहा जाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है, तो अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा, ह्यूमस। जो ह्यूमस है वह एक अजैविक घटक है। जैव विविध हॉट स्पॉट कौन सा है, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट का नाम है वन। क्या है, वन। अंग जो कोशिकांग को प्रतिस्थापित कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसा अंगक जो कि हमारी कोशिका अंग को, मतलब कोशिका को ही प्रतिस्थापित कर देता है उसे कहा जाता है लाइसोसोम। कमरे के ताप पर जल में ध्वनि का वेग क्या होगा, तो हमारा कमरे रूम टेम्परेचर है उसमें हमारे जल में वेग कितना, मतलब जल में ध्वनि का वेग कितना होगा, तो 1500 मीटर पर सेकेंड। सामान्यतः बादलों के नीचे वाले भाग क्या रखते हैं, तो हमारे जो बादल होते हैं नीचे वाले भाग होते हैं धनात्मक आयन रखते हैं। क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। विद्युत आवेश क्या होते हैं, जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है। क्या होती है, गैलेक्सी है वह एक दूसरे से दूर जाने की गति क्या करती है, गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत के कुचालक होते हैं प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब हमारे क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। एक पॉलिश की हुई चमकीली सतह कैसी होती है, जो हमारी कोई भी हमारी परत है हमने उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया और वो चमक रही है तो कैसे काम करती है, तो वह ऊष्मा की बुरी अवशोषक और अच्छी परावर्तक होगी। क्या करेगी, ऊष्मा की बुरी अवशोषक होगी क्योंकि वह ऊष्मा को परावर्तित कर देगी, और अच्छी परावर्तक होती है। बर्फ क्यूब को लकड़ी के बुरादे से ढककर क्यों रखा जाता है, जो हमारी बर्फ़ की भट्टियाँ होती हैं, क्यूब होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे ढक के रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारा लकड़ी का बुरादा होता है वह
बर्फ के साथ उसमें फंसी हुई वायु को साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है और ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। विद्युत घंटी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? जो हमारी विद्युत घंटियां होती हैं वह धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती हैं। कैसे? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर काम करती हैं विद्युत घंटियां। मानव के लिए ध्वनि की श्रवणीय प्राप्त कितनी होती है? तो हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। पारंपरिक रूप से धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? तो जो हमारी पारंपरिक रूप से जो हमारी धारा होती है वह धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। क्या होती है? धनात्मक आवेश के प्रवाह की ओर जाती है या प्रवाह की दिशा होती है। वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? ओजोन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मतलब कितने रूप में मिलती है वायुमंडल में? तो ऑक्सीजन और ओजोन के रूप में मिलती है। आवर्त सारणी में P3 और S2 और Cl का आकार बताइए। तो हमारा पहले Cl, उससे बड़ा होगा S, फिर उससे बड़ा होगा P। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 तथा H2O बनाते हैं। इसमें क्रमशः H2O2 में क्या है? 5.93% तथा H2O में 11.2% हाइड्रोजन है। तो ये गणनाएं क्या बताती हैं? तो ये गणनाएं बताती हैं हमें गुणित अनुपात का नियम। क्या बताती हैं? गुणित अनुपात का नियम। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हमारे कार्बन परमाणु है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 2। एक सहसंयोजन बंध किन के मध्य होता है? जो हमारा मतलब सहसंयोजन बंध होता है वह समान और असमान परमाणुओं के मध्य होता है। हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वह अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। तो क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों से, तो क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों में दिखाता है हाइड्रोजन अपनी गुण और समानताएं बताता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम, जो ऑप्शन में दिया गया है। वर्ण लेखन विधि किसमें शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है? जो वर्ण लेखन होती है वह ठोस, द्रव्य, गैस सब में प्रयुक्त की जाती है। पेनिसिलिन क्या है? तो यह एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो क्वेशियोर्कर रोग होता है वो हो जाता है? तो क्वेशियोर्कर और मरासमस रोग दोनों ही अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन की कमी से होते हैं। पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या होता है? जो हमारा पोषण स्वभाव के अनुसार देखा जाए तो हमारा मनुष्य है वह कैसा होता है? मांसाहारी। फेफड़ों का आवरण क्या होता है? जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है प्लूरा। क्या कहा जाता है? प्लूरा। शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? इनको कहा जाता है केशिकाएं या फिर कैपिलरीज। स्तनी वर्ग में जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करता है? जो हमारा स्तनी वर्ग होता है, मैमल वर्ग, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वह कैसे होता है? यूरिक एसिड के द्वारा होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाने वाला प्रयोग है। तो हमारा कोई भी पौधे फल होते हैं उनको हमें कृत्रिम रूप से पकाना है तो हम इथाइलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इथाइलीन का प्रयोग करते हैं। ईस्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुगुणित होते हैं? जो हमारा ईस्ट होता है वह मुकुलन के द्वारा, और जो स्पाइरोगायरा है वो भी मुकुलन के नहीं, स्पाइरोगायरा विभाजन होता है ना, हाइड्रा का मुकुलन के द्वारा होता है और ईस्ट भी मुकुलन के द्वारा होता है। पैलियोंटोलॉजी, पेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सड़क पर कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने के में प्रयुक्त करता है? तो जो हमारा सड़क पर कूड़ा करकट होता है किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है? तो बहीमल, गैस, जैव गैस, खाद आदि बनाने में, उपयोगी सामान बनाने में सब में प्रयुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा वनों का कार्य नहीं होता? तो वनों का कार्य मृदा का क्षरण नहीं करती, कभी नहीं करती। कागज बनाने में करते हैं, रेजिन, गम, औषधि बनाने में करते हैं, बाढ़ यंत्र करने में करते हैं। किसका प्रयोग? हम वनों का प्रयोग। क्रेब्स चक्र क्या होता है? जो हमारा क्रेब्स चक्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है? तो एक चालक तार में धारा का निर्माण करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन करते हैं। यदि एक तार में से जाने वाली धारा I और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है तब T
सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से की जाएगी। तो हमारे क्या है, किसी तार में जाने वाली धारा I है और उसमें इलेक्ट्रॉन E है, आवेश है, और उसमें सेकंड कितना लग रहा है, T सेकंड लग रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी प्रकार से जाएगी या किस प्रकार दी जाएगी। तो उसमें जाती है IT डिवाइड बाई E, IT डिवाइड बाई E, IT बाई E से जाती है धारा। पानी की पहली परत पारदर्शी होती है, लेकिन पानी की एक मोटी परत कैसी होती है। तो पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है, लेकिन जो हमारी पानी की एक मोटी परत क्या होती है, पराभासी होती है। क्या होती है, पराभासी। हवा प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि हमारा जो हवा है वह क्या नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह लगभग पूर्णतः पारदर्शी होती है। तो भैया हाँ भैया, एक पारदर्शी हम आसपास देख सकते हैं उसे, है ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है, ना ही परावर्तित करती है, ये भी सही है। और यह समूचे प्रकाश को परागमित करती है, तो ये भी सही है। मतलब पूरा प्रकाश है इससे निकल जाता है, आर पार चला जाता है, तो उपयुक्त सभी। इसलिए हमारी हवा क्या है, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वह पारदर्शी है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है, ना ही परावर्तित करती है, और समूचे प्रकाश को परागमित कर देती है। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो कोई भी माध्यम है उस पर जो अपवर्तनांक है वह किस पर निर्भर करता है, माध्यम के पदार्थ की प्रकृति, मतलब वो जो हर पदार्थ है वह किस प्रकृति का है, ऑयल है या फिर वाटर है, उसके माध्यम पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। माध्यम के प्रकाश ये घनत्व के प्रकाश के घनत्व से आ रहा है, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करता है, इन सभी चीज़ों पर करता है। तो कोई भी हमारा अपवर्तनांक है वह किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर करता है, प्रकाश की घनत्व पर करता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर करता है, उपयुक्त सभी पर करता है। यदि पानी का हवा की सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, तो हवा का पानी का सापेक्ष घनत्व या फिर अपवर्तनांक कितना होगा। तो कोई भी पानी है उसकी हवा के साथ कितना अपवर्तनांक है। यदि हमारा पानी का 4 है और हमारी हवा का 3 है, तो पानी का या हवा का पानी के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक होगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4। आँख के लेंस को फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है। जो हमारी आँखें होती हैं उसकी जो हमारी लेंस होती है उसकी फोकस दूरी कैसे नियंत्रित करता है, मतलब दूर की वस्तु को रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये किसके द्वारा होता है। तो ये सब हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं आँखों में, उसके द्वारा होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो प्रकाश होता है वह विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, हमारे विक्षेपण नहीं होता है ना, डिस्पर्शन, मतलब विक्षेपण नहीं आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे कि वो हमारा जो आकाश है वह नीले कलर का दिखाई देता है। श्रृंखला अभिक्रिया को कायम रखने के लिए पुनरुत्पादन गुणांक होना चाहिए। तो कोई भी श्रृंखला है उसको हमें कायम रखना है। तो कोई भी हमारी रिएक्शन चल रही है, यदि हम उसको सतत रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुनरुत्पादन गुणांक है उसको 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, पुनरुत्पादन गुणांक को 1 रखना पड़ेगा, होना चाहिए। आदर्श इकाइयों के बारे में क्या सत्य है। जो हमारी आदिश इकाइयाँ होती हैं इसमें क्या होती है, दिशा तो नहीं होती लेकिन परिणाम होता है। तो आदिश राशियाँ दिशा भी रखती हैं, तो नहीं, आदिश राशियाँ दिशा नहीं रखती, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आता है आदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप में जोड़ी जा सकती हैं। तो हमारी जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको हम बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अदिश राशि योग के लिए विशिष्ट नियम होते हैं, तो नहीं, योग के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं होते। आदेशों को प्रदर्शित करने का विशिष्ट तरीका होता है, नहीं, आदेश को प्रदर्शित करने का विशिष्ट तरीका नहीं होता, लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर एक तीर लगा दिया जाता है ना। तो कि पहला क्या था, मतलब हमारी जो अदिश राशियाँ होती हैं उनके बारे में क्या सही है कि इनको बीजगणितीय रूप में हम जोड़ सकते हैं। एल्कीन की जल में आवेलेता निम्नलिखित में किस कारण को छोड़कर समझाई जा सकती है। मतलब ऐसा कौन सा कारण है जिसको छोड़ दें तो हम समझा सकते हैं कि वो क्यों नहीं हमारे पानी के साथ विलय हो जाता है, एल्कीन। तो एल्कीन हमारे पानी से क्या वो नहीं होता, जो यह अध्रुवीयता रखता है, नॉन पोरिसिटी है इसमें, इसलिए नहीं पानी में मिल जाता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की असंभवता है इसमें, है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना सकता, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की असमता एवं अध्रुवणता दोनों है। टेढ़ी मेढ़ी संरचना का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो एल्केन है वह जल के साथ क्यों विलय नहीं हो जाता, क्योंकि अध्रुवणता है। दूसरा,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की में असमर्थता है, दोनों कारण हो हैं इसके, इसलिए ये क्या नहीं कर सकता, हाइड्रोजन या वाटर के साथ विलय नहीं होता एल्केन। वायु की अनुपस्थिति में जो एल्केन का ताप अवघटन क्या कहलाता है, तो जो हमारा एल्केन है यदि हमारी वायु की अनुपस्थिति में अवघटित हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, ताप भंजन को क्या कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। ताप अवघटन को क्या कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। क्या, भंजन, हम उनको भंज कर दे रहे हैं, पूरा भंजन कर दे रहे हैं, किसकी अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। मेथिल साइक्लोप्रोपेन कि कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं, जो हमारा मेथिल आइसोप्रोपेन है इसके कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसके 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं मेथिल साइक्लोप्रोपेन के। द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 2 कार्बन परमाणु होते हैं। बीओडी क्या होता है, तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्या है, तो जो थर्मोसेटिंग है मतलब हमारे थर्मो को सेट कर देता है, और थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो है इसके लिए उदाहरण क्या होता है, तो हम जो थर्मोसेटिंग है वो हम भैया बैकीलाइट, हमारे बेंगल एकदम बिल्कुल सेट होती है हमारे हाथ में है, तो थर्मोसेटिंग हो जाएगा बैकीलाइट, और जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है वो हो जाएगा हमारा पॉलीस्टीरीन। क्या हो जाएगा, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक बना है ना, तो पॉलीस्टीरीन हमारे प्लास्टिक के लिए, और हमारे बेंगल के लिए मतलब स्टेटिंग के लिए तो हमारी बैकीलाइट। थर्मोसेटिंग यदि प्लास्टिक बनाना है तो हम सेट करना है तो बैकीलाइट का यूज़ करेंगे, थर्मोप्लास्टिक बनाना है तो हम पॉलीस्टीरीन का प्रयोग करेंगे। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है। निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड के 111 ग्राम के कैल्शियम आयन तथा क्लोरीन आयनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, तो कैल्शियम की होनी चाहिए Na और 2Na। कितनी होनी चाहिए, Na होनी चाहिए कैल्शियम की, और क्लोरीन की कितनी होनी चाहिए, 2Na होनी चाहिए। विसर्जन नलिका में भरी गैस के विद्युत विसर्जन से उत्पन्न कैथोड किरणों के अध्ययन में निम्न तत्व दर्शाए जाते हैं। तो कोई विसर्जन नलिका है मतलब एक वैक्यूम ट्यूब है, उसमें हमने क्या किया है, विद्युत विसर्जन से उत्पन्न, तो हमने उसमें विद्युत सप्लाई कर दी। कहाँ से, कैथोड किरणों से कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं, उसकी हमें वो क्या दर्शा रही होती हैं, तो वो दर्शा रही होती हैं EYM स्थिरता दर्शाती हैं। तो क्या होती हैं वो, EYM स्थिर होती हैं, E और M स्थिर होता है उनमें। यदि पानी समुद्र, नदी, बादलों, तालाबों आदि सभी से लिया गया है, इनमें से S2 तथा O2 1:8 में रखता है, तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो कोई भी पानी हमने लिया है कहाँ से, समुद्र से, नदी से, बादल से, तालाबों से लिया है, इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह 1:8 का है, तो हमें ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो उसका स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम हमें बता रहा है कि भाई कहीं से भी ले लो हम तो स्थिर रहेंगे, तो स्थिर अनुपात का नियम बताता है 1:8। परमाणुओं के किस समूह की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के समान है, तो ऐसे कौन से परमाणु दिए गए हैं इनकी परमाणु त्रिज्या समान है, तो जो हमारा Fe, CO और Ni है इनकी परमाणु त्रिज्या क्या है, लगभग समान है। क्या है, Fe, CO और Ni की त्रिज्या समान है, परमाणु त्रिज्या। ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद वह स्वाद मीठा हो जाता है, क्यों हो जाता है, हमें कोई ब्रेड का टुकड़ा है, हम उसको खा रहे हैं, हम धीरे धीरे से चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मीठा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सलाइवा में अमाइलेज होता है वह स्टार्च को डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है, जो हमारा अमाइलेज होता है वह स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देता है, इसलिए। मॉश गैस क्या होती है, तो हमारी मीथेन मॉश गैस होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है, तो हमारे जो रक्त में सबसे ज़्यादा आयतन कौन बनाता है, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो बनाती हैं। लाल रक्त कणिका इन्हें ऑप्शन दिया है, लेकिन प्लाज्मा होता है 60% और उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है हमारा वाटर 90%, है ना। तो इसने क्या दिया है, लाल रक्त कणिकाएं दिया है, लेकिन होता है प्लाज्मा।
अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण क्या कहलाता है? जो हमारा अमोनिया है हमारी बॉडी में होता है ना, अमोनिया होता है, उसको क्या हम यूरिया में चेंज कर देते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि अमोनिया को यूरिया में क्यों चेंज कर रहे हैं, सीधे अमोनिया को बाहर निकाल दो। तो नहीं, जो अमोनिया होता है इसके लिए जो बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए पड़ता है, बहुत सारा पानी। इतना सारा यदि पानी हमारे शरीर से निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी ना शरीर में। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, यूरिया में चेंज कर देते हैं। और यूरिया को निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसको चेंज कौन करता है? तो किडनी करती है। कौन करती है? कौन करता है? लिवर करता है। ये क्वेश्चन गलत है ना, 2 क्वेश्चंस गलत हो गए इसमें। पहला कौन सा? तो हमारा जो रक्त है उसका सबसे ज़्यादा आयतन किसका है? तो ये है हमारे प्लाज्मा का। और जो हमारा यूरिया है उस मतलब कौन बनाता है, या फिर अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? तो ये करता है लिवर। यदि लिवर ऑप्शन में नहीं होता तो किडनी लगाते। किडनी बाहर निकाल फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन चेंज नहीं करता। आकाश में घटनाओं में हार्मोन कौन सा है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आकाश में घटना, जैसे कि एकदम से हम जा रहे हैं और सामने से एक बहुत बड़ा सा कुत्ता आ गया, भौंकने लगा, अब मैं क्या करूँगी? भागूंगी ना। तो ये जो आकाशमिक हार्मोन होता है तो ये कौन बताता है? तो एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन ये बताता है, ये आकाशमिक घटनाओं का हार्मोन है जो भागने के लिए बताता है, भागो। पुष्प में नर अंग कौन से होते हैं? जो हमारा पुष्प होता है उसमें जो नर अंग होते हैं उसको कहा जाता है स्टामिन। क्या कहा जाता है? स्टामिन। स्टामिन या फिर पुमंग कहा जाता है। हाँ, बट लड़कों में हमेशा नर में क्या रहते हैं? हमेशा उमंग, तो हो जाएगा पुमंग। पुष्प में है क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं वह किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बिल्कुल टाइट से बंधे होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो जो हम कभी भी एक पोषक स्तर है, जैसे कि हमारे हरे पौधे हैं, वह खाना बना रहे हैं, तो उससे उनको किसने खाया? चूहे ने खाया। चूहे से अब चूहे को कौन खा लेगा? सांप खा लेगा। तो जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह कितना होता है? 10% कम हो जाता है। वन क्या है? तो वन एक अनवीनीकृत संसाधन है, मतलब वो पुराने जमाने से चल रहे हैं। तो वह वन क्या है? अनवीनीकृत संसाधन है। गुणसूत्र बने होते हैं। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, ये किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। एक 100 वाट के तार को कितने बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए ताकि उसके समानांतर क्रम में जोड़ने पर 1 वाट का प्रतिरोध प्राप्त हो सके? यदि हम 100 वाट की तार है उसको हमें एक मतलब बहुत बराबर काटना है भागों में। क्यों काटना है? यदि हम उनको समांतर पर जोड़ें तो हमारे 1 वाट का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए तो हमें इसके 10 भाग करने पड़ेंगे। कितने भागों में करना पड़ेगा? 10 भागों में इसको काटना पड़ेगा। एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टंगस्टन होता है उसका गलनांक बिंदु बहुत उच्च होता है, वो जल्दी नहीं गलता, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, इसलिए हम उसको टंगस्टन का फिलामेंट लगाते हैं। एक लंबाई L का एक तार चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है और तार में I धारा प्रभावित की जा रही है, तो तार पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा? मतलब एक कोई चुंबकीय बल क्षेत्र है, मतलब पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हम L लंबाई का तार रख देते हैं। उसमें हम धारा कितनी प्रभावित कर रहे हैं? I प्रभावित कर रहे हैं। उसमें बल कितना लगेगा? तो उसमें बल लगेगा BIL, इस मतलब उसकी पावर आ जाएगी, L की पावर आ जाएगी, BIL पावर में ये लगेगा। स्थायी चुंबकीय नर्म लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है। जो हमारी स्थायी चुंबकीय है वह नर्म लोहे के टुकड़े के साथ रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि स्वयं का विचुंबीकरण को रोकने के लिए। जो हमारी चुंबक होती है उसको हम देखो लोहे के डब्बे में रखते हैं, लेकिन वो लोहे का डब्बा नॉर्मल लोहे का नहीं होता, वह नर्म लोहे से बना हुआ, बिल्कुल नर्म लोहे का है, क्योंकि वह स्वयं का विचुंबीकरण को रोक दे। तो उसे चुंबकीय नहीं होगा, तो वह स्वयं के चुंबकीकरण को रोकने के लिए उसको हम नर्म लोहे में रखते हैं। प्रकाश क्या दर्शाता है? तो जो हमारा प्रकाश है वह एक सरल रेखा में संचयन करता है। जब भी उसके बीच में कोई चीज खड़ी हो जाती है तो उसकी परछाई बन जाती है। एक स्विमिंग पूल में 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, इसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? तो कोई भी स्विमिंग पूल है तो उसकी यहाँ वास्तविक मतलब ये गहराई कितनी महसूस हो रही है? 2 मीटर गहराई महसूस हो रही है। उसकी वास्तविक गहराई कितनी होनी चाहिए? तो ये होगी
2.66 मीटर। क्यों? क्योंकि जो उसकी पानी है, पानी के लिए वह कितनी है, 1.33 है, तो वह डबल हो जाती है ना, क्योंकि वो तो हमें ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। तो 2.66 मीटर हो जाएगी उसकी वास्तविक गहराई। सही विकल्प को बताना है। यदि अंतिम किरणें अभिसारी हो तो हम एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो कोई भी हमारा यदि अंतिम किरणें अभिसारी होती है तो हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ये सही है। रियल इमेज हमें मिलेगी यदि वो क्या है, अभिसारी है, तो रियल इमेज हमें प्राप्त होगी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन हमारी सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। विस्थापन का सही मात्रक क्या है? तो विस्थापित हुई है कोई वस्तु तो वो मीटर में हुई है, तो मीटर m। 2 मोल सोडियम फेनोसाइनेट, 2 मोल सोडियम फेनोसाइनेट Na4Fe कोष्ठक में CN6 में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हमें इसमें सोडियम परमाणु है, इनकी संख्या बतानी है कि कितनी है, और वो भी कितने, 2 मोल सोडियम फेनोसाइनेट में। तो ये है 8 × 6.02 × 10⁻23 कितने हैं? 8 × 6.02 × 10⁻23। Al प्लस आयन, Al+2 आयन, Al+3 आयन के जो स्थायित्व का सही क्रम क्या होगा, मतलब ये कितने स्थिर होंगे? तो Al2 आयन कम स्थिर होगा, फिर इससे ज़्यादा कौन होगा? Al+, फिर सबसे ज़्यादा कौन होगा? Al+3। कौन होगा? Al+3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहसंयोजक बंध के संबंध में सही नहीं है? जो हमारे सहसंयोजक बंध होते हैं वह हमेशा 2 समान या 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य बनते हैं, तो ये सही है। जो हमारा सहसंयोजी बंध होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच बनता है। बंध आदिशात्मक होते हैं तो ये गलत है भाई, दिशा इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं तो दिशा तो होगी, तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाला है ना। बंध समस्या अति व्यापन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो हमारे बंध होते हैं वह संपन्न अति व्यापन्नता की मात्रा पर निर्भर करते हैं, तो ये सही है। बंध ध्रुवीय अध्रुवीय हो सकते हैं। जो हमारे बंध होते हैं वह ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं। तो हमारे देखो पहले आता है कौन सा, सही बंध के बारे में सही क्या है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य बनते हैं, तो ये सही है। यह क्या होते हैं? बंध समस्त प्रतिस्थापन के पर निर्भर करते हैं, तो ये भी सही है। यह ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन बंध आदेशात्मक नहीं होते हैं। परमाणुवीय हाइड्रोजन को किस से प्राप्त किया जा सकता है? हमारे परमाणुवीय हाइड्रोजन है, हम उनको किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये निम्न दाब पर हाइड्रोजन में स्थिर विद्युत निरावेश प्रभावित करने पर, जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, हम हाइड्रोजन को परमाणुवीय हाइड्रोजन को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो जब हमारे निम्न दाब पर हाइड्रोजन के स्थिर विद्युत निरावेश प्रभावित करने पर हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन C स्थिर विद्युत निरावेश प्रभावित करने पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है? एक परमाणुवीय हाइड्रोजन है। शुष्क बर्फ का घनत्व कितना होता है? जो हमारा शुष्क बर्फ होता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरता है। चिली सॉल्ट पिटर क्या होता है? जो हमारे चिली सॉल्ट पिटर है इसको NaNO3 कहा जाता है। NaNO3 हमारा चिली सॉल्ट पेपर है, NaNO3। निम्नलिखित में से कौन से पद का अर्थ दर्द निवारक होता है? तो दर्द निवारक के लिए क्या होती है? एनाल्जेसिक दर्द निवारक होती हैं। एंजाइम्स पेप्सिन जल अपघटन करता है। जो हमारा पेप्सिन है वह क्या करता है? जल अपघटन करता है, तो यह क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। जो हमारा एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है पेप्सिन एंजाइम। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो हमारी हाइट H2 है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CFC मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी सब ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन H2 नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक विषम चक्रीय एरोमेटिक है? तो इसमें कौन सा हमारा एक विषम चक्रीय एरोमेटिक होगा? तो ये वाला विषम चक्रीय एरोमेटिक है।
प्रकाश का अप्रकाशीय अभिक्रिया का नाम दिया गया है क्योंकि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण है उसको हम क्या कहते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता, मतलब जो अभिक्रिया हो, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो और अभिक्रियाएं होती हैं उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या कहा जाता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। एडम एप्पल किस में पाया जाता है? जो हमारा एडम एप्पल है वो पाया जाता है मादा मनुष्यों में। मादा मनुष्यों में पाया जाता है क्या? एडम एप्पल मादा मनुष्य में पाया जाता है एडम एप्पल। निम्नलिखित में से किस जंतु में, किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? तो हमारे हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। निम्नलिखित में किस जंतु में, किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को प्रभाव करता है? तो मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है इनमें, तो उसको भी प्रभावित करता है, पंप करता है। तो ये क्या है? मछलियों के दिल में, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है। एम्फीबियम में तो चाहिए पड़ेगा, मछली मतलब पक्षियों में भी चाहिए पड़ेगा, रेप्टिलिया में चाहिए पड़ेगा, लेकिन मछली जो पानी के अंदर रहती है उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो लेती होंगी, लेकिन ब्लड में नहीं होती, पंप ऐसे ही करता है वो। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? जो हमारा उत्सर्जन होता है उसमें क्या होता है, तो यह ऐसे पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है, मतलब वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो ऐसे पदार्थों का निष्क्रियण को शरीर का भाग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन किसके अंतर वितरण से होता है? जो हमारा प्रकाशानुवर्तन क्रिया होती है किसके अंतरण से होती है? तो हमारे पौधों में एक प्रकार का हार्मोन, मतलब उनमें भी कुछ एंजाइम्स मतलब हार्मोन पाए जाते हैं जो उनको बढ़ने में सहायता करते हैं। तो जो हमारा प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए कौन उनको प्रेरित करता है? तो ये होता है जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन होता है, जो कि उनको प्रकाशानुवर्तन करने में विवरण में सहायता करता है। कलम बांधना निम्नलिखित में से अधिक सफलतम होगा? तो जो हमारा कमल बांधना होता है, ग्राफ्टिंग ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल इन, कलम को बांधना या फिर हमें ग्राफ्टिंग करनी है तो किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये जो हमारे बाई कोट्स होते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें हम कलम बांधने से उनको विकसित कर सकते हैं। तो कलम बांधना हम किनकी कर सकते हैं? द्विबीजपत्रियों की कर सकते हैं, द्विबीजपत्रियों की कर सकते हैं कलम बांधना। चिंगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? तो हमारे जो चिंगादड़ हैं, टिड्डे हैं और जो कबूतर हैं, इनके जो पंख होते हैं वह हैं समवर्ती अंग। कौन है? एनालोगस है, मतलब एक जैसे दिखते हैं, तो समवर्ती अंग होते हैं, एनालोगस हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन की पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन कौन सा होता है? जो हमारे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इसको हम पुनर्चक्रित करते हैं तो हमें एक गैस प्राप्त होती है, रसायन प्राप्त होता है जो कि कैंसर को उत्पन्न करता है। तो उसका रसायन का नाम क्या है? तो ये है हमारा डाइऑक्सिन और फ्यूरिन। डाइऑक्सिन और फ्यूरिन हमें प्लास्टिक से और पॉलीथीन को रिसाइकिल करने पर प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है? कैंसर बनाता है, डाइऑक्सिन और फ्यूरिन। निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी पर अधिकतम प्रतिशत होता है? तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वह सबसे ज़्यादा होती है, 71%। गुरुत्वीय नियतांक का SI यूनिट क्या होती है? जो हमारा गुरुत्वीय नियतांक है उसका SI मात्रक क्या होगा? तो Nm² kg-2, Nm² kg-2 होता है हमारा गुरुत्वीय नियतांक। एक गेंद यदि हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो हम कोई भी गेंद है, वस्तु है, हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है? नीचे लगता है ना। तो उस वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। यदि एक सोनार प्रतिध्वनि की एक पनडुब्बी से वापस लौटने में 4.4 सेकंड लेती है, यदि पानी में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड है तो सोनार में पनडुब्बी कितनी दूर है? तो कोई भी देखो हम सोनार का प्रयोग किस में करते हैं? तो पानी के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए करते हैं। तो अब एक नाव है, उससे हम एक सोनार को भेज रहे हैं, ध्वनि को, है ना, और वह दूसरे पनडुब्बी से टकरा कर वापस लौट रही है कितने में? 4.4 सेकंड में। और हमारी जो ध्वनि है उसकी पानी में चाल कितनी है? तो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो हमारी पनडुब्बी कितनी दूर पर होगी? तो ये होगी
3300 मीटर दूर पर। कितनी होगी? 3300 मीटर दूर पर होगी पनडुब्बी जब इतनी सुनाई दे रही है। भूकंप सामान्यतः किसके पश्चात आते हैं? जो हमारे भूकंप होते हैं ज़्यादातर कब आते हैं? तो यह आते हैं शॉक्स के बाद में। शॉक्स लगते हैं उसके बाद में आते हैं भूकंप। तारे गतिहीन प्रतीत होते हैं, क्यों? गतिहीन क्यों होते हैं? मोशनलेस प्रतीत होते हैं, क्यों? जो हमारे तारे होते हैं वो हमें एक जगह पर स्थिर दिखाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, इसलिए हमें स्थिर दिखाई देते हैं। प्लास्टिक और रबर क्या होते हैं? जो हमारे प्लास्टिक और रबर होते हैं वह होते हैं विद्युत के अचालक। क्या होते हैं? विद्युत के अचालक होते हैं प्लास्टिक और रबर। एक विद्युत अपघट्ट सेल में एक इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल में संयोजित किया गया है उसे क्या कहा जाएगा? तो कोई भी विद्युत अपघटक सेल है उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उसका जो हमारे धनात्मक टर्मिनल से हमने जिसको जोड़ा है उसको हम क्या करेंगे? एनोड करेंगे। क्या कहेंगे? उसको एनोड कहा जाता है धनात्मक को। पसीना आने पर ठंडेपन की अनुभूति होती है, क्यों? तो हमारे पसीना आता है तो बाष्पोत्सर्जन के कारण हमें ठंडेपन की अनुभूति होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर दो स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें दो स्थिर बिंदु हैं, हम उनको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो 180 भागों में उनको विभाजित किया जा सकता है। तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हमारा जो तारपीन का तेल होता है हमें उसको शुद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन से। कैसे होता है? स्टीम डिस्टिलेशन से, भाप आश्वन से उसको शुद्ध किया जाता है। किसको? तारपीन के तेल को। एस्पिरिन एक क्या होती है? जो हमारी एस्पिरिन है वह है एक एंटीपायरेटिक दवाई। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या होता है? जो हमारे प्रोटीन होती है वह मुख्य क्या है? तो वह पेप्टाइड आबंध से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइड आबंध से बनी होती है। प्रोटीन का एक मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? तो यह पेप्टाइड आबंध है। डीएनए में एक कुंडली में उपस्थित एडेनिलीन क्षारक के दो कुंडली में पूरक क्षारक क्या होते हैं? तो हमारे एक एडेनिलीन से जो दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक होगा वो किससे जुड़ा होता है? तो वह थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। एडेनिलीन से क्या जुड़ा होता है? थायमीन 80। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं होता? तो स्टार्च, सेल्यूलोज और जो हमारा ग्लाइकोजन है यह प्राकृतिक बहुलक होते हैं, लेकिन जो ग्लिसरॉल है वह प्राकृतिक बहुलक नहीं होता बहुलक। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं और वायु प्रदूषण में SO2 होती है, वहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। सजाज श्रेणी में कौन सा सत्य नहीं होता? जो हमारी सजाज श्रेणियाँ होती हैं इनमें से हमारा कौन सा सत्य नहीं होता? सभी सदस्य रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ये सही है क्योंकि सजात है तो हमारे जो सभी सदस्य होंगे उनके रासायनिक गुण समान होंगे। इनकी भौतिक गुण समान होते हैं तो गलत है। ये भौतिक गुण समान नहीं होंगे, रासायनिक गुण तो समान होंगे। उनके समान सूत्र होंगे, उनके द्वारा प्रदर्शित मतलब उनके जो समान सूत्रों द्वारा उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। निकटवर्ती सदस्यों के अनुभार 14 का अंतर होगा, लेकिन उनमें भौतिक नहीं पाए जाएंगे समजातों में। तीसरे क्वांटम इसको मतलब कोश में n=3 से संबद्ध कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो जो हमारे कौन से क्वांटम जो कोश है n3 क्वांटम कोश में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 18 भर सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं? 18 भरे जा सकते हैं। P4 अणु के एक मोल में होते हैं। जो हमारे P4 अणु हैं उनके एक मोल में कितने अणु होते होंगे? तो इसमें मतलब कितने परमाणु होते हैं? P4 अणु के एक मोल में परमाणु होते हैं 24 × 088 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 24 × 088 10⁻23 परमाणु होते हैं। फ्लोएम का परिवहन कैसे होता है? जो हमारा फ्लोएम होता है वह किसका परिवहन करते हैं या फिर कैसे परिवहन होता है? तो यह पर्ण से जाइलम और फ्लोएम से फ्लोएम, पर्ण से जाइलम और जाइलम से फ्लोएम को क्या करते हैं? ये परिवहन करते हैं। पर्ण जो बनाएंगे तो जाइलम तक लेके जाएगा और जो हमारे जाइलम से है उसको हम फ्लोएम तक लेके जाएंगे। तो कौन करता है? फ्लोएम करता है।
वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के मध्य कौन सा पेशीय विभाजन होता है? जो हमारी वक्ष गुहा होती है, मतलब जो हमारा थायरॉक्स होता है और एब्डोमेन होता है, इनके बीच में कौन सी पेशी जो विभाजित करती है उसको कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। वक्ष गुहा मतलब हमारे फेफड़े, और जो हम उदर गुहा मतलब हमारा पेट, उनको हम कौन विभाजित करता है? तो डायफ्राम इसको विभाजित करता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हमारे किशोरिक जीव होते हैं या जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें ये पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में। यूकैरियोटिक बेजंतु होते हैं जो कि विशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं। तो यूरेटिक मतलब क्या होंगे? वह यूरिया को निकालेंगे। तो यूरिया को निकालने वाले या एक्सक्रीट करने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? यूकोटेरिक कहा जाता है। यूकोटेरिक कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि संबंधक पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे प्राकृतिक वृद्धि संबंधक होते हैं, AII क्या होते हैं? प्राकृतिक संबंधक पदार्थ, AII। जैस्मीन किससे कायिक रूप से बहुगुणित होता है? तो जो हमारा जास्मीन है वह किससे कायिक रूप से बहुगुणित होता है? तो वह तने की काट से बहुगुणित होता है। जास्मीन को हम कैसे लगा सकते हैं? तने को काट कर उसको लगा सकते हैं, बहुगुणित हो जाएगी। समजात संरचना किस प्रकार की होती है? जो हमारी समजात संरचना होती है, इनमें उपस्थित समान एवं समान कार्य मतलब इनमें क्या होती है? उनकी उत्पत्ति तो समान होती है इसलिए समजात है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो उत्पत्ति समान है इसलिए समजात होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है? कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ और घोड़े के पैर आगे वाले, तो वो क्या हो जाएंगे? समजात हो जाएंगे। मतलब उत्पत्ति तो एक जगह से हुई है, एक ही जाति से आते हैं, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। दहनीय पदार्थ किस प्रकार द्वारा स्वच्छता पूर्वक नष्ट किए जा सकते हैं? तो जितने भी दहनीय पदार्थ हैं हम उनको नष्ट करना है, स्वच्छता पूर्वक नष्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उनका भस्मीकरण करके। क्या करते हैं? भस्मीकरण करके उनको पूछता यह स्वच्छता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं। गंगा जल निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो हमारा गंगा जल होता है इसमें कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है गंगा के जल में। ग्रेना और स्ट्रोमेटा डेमिला होते हैं। जो हमारे ग्रेना स्ट्रोमेटा हो गए, ये किस में पाए जाते हैं? तो ये जो हरित लवण होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें ये पाए जाते हैं। एक विद्युत धारा द्वारा एक प्रतिरोध परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्न पर दी जाती है। जो हमारे कोई भी एक विद्युत धारा द्वारा प्रतिरोधक परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर किन पर की जाती है? तो ये होती है I²R। I² पर निर्भर होती है। तो प्रतिरोध परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर किन पर होती है? तो I² पर। समान धाराएं समान दिशा में रखने वाले दो समानांतर चालकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो समान धाराएं हैं, समान दिशा में जा रही हैं, दोनों समानांतर चालकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो ये दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये कभी नहीं प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं, समान धाराएं हैं और समानांतर है, तो वो प्रतिकर्षित नहीं करती। वह एक दूसरे पर समान बल एक बल अनुभव करेंगे तो सही है। दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। प्रत्येक चालक एक दूसरे को संकेंद्रित बल रेखीय होगा, चालकों के प्रति गति करेगा और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। तो ये भी सही है। लेंस का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंस का नियम। चंद्रमा का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है। चांद का प्रतिबिंब हमने कैसे बनाया है? एक अवतल दर्पण से बनाया है, मतलब नेगेटिव में आएगा, है ना। और जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 4.8 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 4.8 मीटर है। उस समय जब चंद्रमा से इसकी दूरी 2.4 × 10⁸ मीटर है। यदि प्रतिबिंब का व्यास 2.2 मीटर है तो जो हमारा चंद्रमा है उसका व्यास कितना होगा? तो यदि प्रतिबिंब का व्यास कितना है? 2.2 सेंटीमीटर है, तो चंद्रमा का व्यास कितना होना चाहिए? तो 2.2 × 10⁶ मीटर होगा। कितना होगा? 2.2 × 10⁶ मीटर होगा।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि a है और उसकी मुख्य फोकस से बिंब की दूरी f है, तब प्राप्त आवर्धन का परिणाम क्या होगा? तो कोई भी अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है? a है और उसकी मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी f है, तो उससे जो हमारा आवर्ध का परिणाम क्या होगा? तो f by a। एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी यदि -10 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो दर्पण और लेंस किस प्रकार के होंगे? तो एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस प्रत्येक की दूरी हम 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो हमारा गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस किस प्रकार के हो जाएंगे? तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे, क्योंकि एक गोलीय है और दर्पण है और एक गोलीय लेंस है। जब हम दोनों को 10 मीटर पर रखते हैं तो वो कैसे बन जाएंगे? दोनों अवतल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? अवतल बन जाएंगे। और गोलीय लेंस अवतल। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम 40 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी हम देखने की क्षमता कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। वह इसे एक लेंस के प्रयोग द्वारा 25 सेंटीमीटर तक कम करना चाहता है, तो उसके लेंस की फोकस दूरी कितनी करनी पड़ेगी उसको? तो उसको करनी पड़ेगी +200 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। कितनी करनी पड़ेगी? +200 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर करनी होगी यदि उसको 25 सेंटीमीटर तक लाना है। न्यूनतम दूरी कितनी है उसकी? 40 तक देख सकता है, उसको हमें कम करना है। कितना करना है कम? 40 तक लाना है उसको, 15 कम करनी है, तो हम उसको क्या करेंगे? 200 को डिवाइड कर देंगे 3 से। समय निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है? जो हमारा समय है वह एक अदिश राशि है। दिया गया वेग समय आलेख या चित्र क्या दर्शाता है? तो ये हमें दर्शाता है कि प्रारंभिक वेग 0a है और अंतिम वेग v है और नियत मंद गति में हो रहा है, तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या दिखा रहा है? a दिखा रहा है और यह नियत क्या हो रहा है? मंद गति में जाता जा रहा है। निम्नलिखित में से यह नियम जो बल को प्रदर्शित करता है, तो बल को कौन बताता है? तो बल को बताता है पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। OCFClBr की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो हमारा जो O, Fe मतलब F, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे हैं, इनके हमें परमाणु त्रिज्या लिखनी है। तो हम क्या करेंगे? हमारे जब भी हमारी कोई परमाणु आवर्त सारणी में कोई भी कण बाएं से दाएं जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? Br की होगी, फिर उससे छोटी क्लोरीन की, फिर उससे छोटी कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर F की। सबसे बड़ी कौन किस होगी? Br की होगी। बढ़ता हुआ क्रम लिखना है ना, Br की सबसे बड़ी होगी। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि जो हमारा NaCl होता है वह क्या है? विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसके जो ठोस कठोर NaCl में गतिशील आयन नहीं होते। NaCl में क्या होते हैं? जो ठोस होता है और इसमें गतिशील आयन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। यदि हम इसको लिक्विड कर दें तो आयन्स हो जाएंगे और ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। निम्नलिखित आयनों में से ध्रुवित होने की क्षमता का सही क्रम क्या है? तो जो हमारे आयन हैं उनकी ध्रुवित होने की क्षमता क्या है? तो सबसे ज़्यादा ध्रुवित कौन होगा? तो हमारा I, फिर उससे होगा Br, फिर उससे कम होगा Cl और सबसे ज़्यादा होगा हमारा फ्लोरीन, है ना। तो इसकी क्षमता क्या है? सबसे ज़्यादा कौन होता है? I होता है। हाइड्रोजन का बहुलता, देखो हम इसको ऐसे याद करते हैं, जो हमारे आयन होते हैं वह कैसे अच्छे से धुलेंगे? तो पहले I, फिर Br, फिर Cl, फिर F। पहले I, फिर बार लाई, उसको क्लीन किया और फिर फ्रेश हो गई। तो आयनिक ध्रुवीकरण का सही क्षमता का मतलब घटता हुआ क्रम ये है। हाइड्रोजन का बहुआयत में से पाए जाने वाले जो समस्थानिक है वह कौन सा है? तो हमारा कोई भी हमारा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो जो प्रोटियम है वह सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके 3 बनते हैं और तीनों के समस्थानों के नाम अलग अलग हैं। पहला तत्व है जिनके तीनों समस्थानों के नाम अलग हैं। तो और सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा को कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट 10H2O।
एक मिश्रण के 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ABCD हैं। गर्म करने पर C ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। शेष C निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो हमारा जो ABC मिश्रण है और C है वह क्या हो सकता है, वह सीधे हम उसको ठोस से वाष्प में बदल सकते हैं। तो हम उसको कैसे अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन से उसको अलग किया जाएगा। वह पदार्थ जो कि दर्द निवारक या फिर तीव्र ज्वरनाशी दोनों की तरह काम करता है वो है हमारा एस्प्रिन। साइनोकोबालामीन जो तत्व है वह किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है साइनोकोबालामीन। निम्नलिखित में से किसका कथनांक उच्चतम होता है, मतलब कथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो एन ऑक्टेन का सबसे ज़्यादा होता है। किनका होता है, एन ऑक्टेन का कथनांक सबसे ज़्यादा होता है। कोशिका शब्द किसने दिया था, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया था कोशिका शब्द। निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं करता, तो ऐसा कौन सा आहार नाल है जो कि पाचक एंजाइम स्त्रावित नहीं करता, तो ये है हमारा ग्रास नली। जो एसोफेगस है वह कोई भी एंजाइम को स्त्रावित नहीं करता। श्वास नली या फिर श्वास नाल में उपस्थित होते हैं, जो हमारे श्वास नाल और श्वास नलिकाएं होती हैं इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें होते हैं छल्ले, कैसे सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं। लाल रक्त रुधिर कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोनों का जो निर्माण है वह अस्थिमज्जा में होता है। RBC और WBC कहाँ बनती हैं, अस्थिमज्जा में बनती हैं। NIF जीन उपस्थित होता है, जो NIF जीन होता है वह राइजोबियम में उपस्थित होता है। किसमें होता है, राइजोबियम में होता है NIF। तो किसमें होता है, राइजोबियम में उपस्थित होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइजोबियम। निम्नलिखित में से सिर्फ नर हार्मोन कौन सा है, तो सिर्फ नर हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन। हाइड्रा में पाए जाने वाले भाग कट जाते हैं तो क्या होगा, तो कोई भी हाइड्रा है तो यदि हम उसका भाग काट देते हैं तो वह फिर से बन जाता है, तो मर जाता है नहीं यार, फिर से बन जाता है, बन जाती हैं। प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उपस्थिति किस किताब में दी गई थी, जो हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचर सिलेक्शन किस में दिया गया था, तो ये दिया है हमारे डार्विन जी के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का गठन किसने किया था, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उनका शब्द दिया था हमारे ट्रांसलेट जी ने। अवनीकरण का प्रभाव क्या है, तो अवनीकरण डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मरुस्थलीकरण आ जाएगा, मृदा का क्षरण हो जाएगा, वनस्पति जीवों का विलोपन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम के निर्माण में कौन भाग लेता है, तो जो हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं वह लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती हैं। कौन लेती हैं, गोल्जी संकुल या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोजी बना के लाइसोसोम क्या करता है, ये इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सब खुद को मार देता है, सबको मार देता है लाइसोसोम। और उसको निर्माण करना है तो हमें कुछ तो लाना पड़ेगा ना, तो हम क्या लेकर आएंगे, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं। तो कौन लेता है, गोल्जी का लेकर आता है कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके निर्माण में भाग लेता है, किसके, लाइसोसोम में। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो कोई भी तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई पर नहीं, उसके पदार्थ पर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो ओम मीटर। प्रतिरोध होता है हमारा ओम, लेकिन प्रतिरोधकता होती है ओम मीटर। यदि एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह से नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में मोड़ या गाड़ दिया जाता है तब क्या होगा, तो कोई भी एक मुलायम लोहे का टुकड़ा है उसको हम पृथ्वी की सतह से नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ देते हैं तो वह चुंबकीय के गुणधर्म ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, वह चुंबकीय के गुणधर्म उत्पन्न कर लेता है। क्यों, क्योंकि हम उसको उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ रहे हैं पृथ्वी के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र B में एक स्थिर आवेश Q पर लगने वाला बल क्या होगा, तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें एक स्थान B है, उस पर लगने वाला जो आवेश Q है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। प्रकाश के नियम के अनुसार क्या अपवर्तन कोण
परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इसे यहाँ जो हमारा प्रकाश है जितने अपवर्तन से आया है उतने से ही परावर्तित हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पारदर्शक पदार्थ का अपवर्तनांक 4/3 है, तब द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो कोई भी हमारा प्रकाश है वह निर्वात में उसकी चाल तो पता है कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पारदर्शक पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह कितना है, 4/3 है, तब जो पदार्थ की प्रकाश की चाल होगी वह कितनी होगी, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक सामान्य आँख की सामंजस्य क्षमता, आँख के लेंस की शक्ति में अधिकतम परिवर्तन लगभग कितना होता है। तो ये होता है परिवर्तन, है ना, लगभग या अधिकतम परिवर्तन कितना होता है, तो 4 डायोप्टर का होता है। कितना होता है, 4 डायोप्टर का होता है, 5D का 4D का होता है। संलयन अभिक्रिया संभव होती है। तो जो हमारे संलयन अभिक्रिया होती है वह अति उच्च ताप पर होती है। किस पर होती है, जो हमारा संलयन करवाना है तो अति उच्च ताप पर होगा। एक पिंड गति कर रहा है, यह गति करता हुआ कब कहा जाएगा, यदि प्रवेश की वस्तु के सापेक्ष उसकी गति स्थिति हो, मतलब स्थिति बदल रही हो। तो कोई भी परिवेश में यदि वस्तु की सापेक्ष स्थिति बदल रही है तो हम उसको गति में मानते हैं। रेखा में गतिशील वस्तु का वेग समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है। n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन एवं दूरी क्रमशः क्या होगी। तो जो हमारी एक सरल रेखा है उसमें गतिशील वस्तु का वेग समय आरेख में दर्शाया गया है। मतलब जो 6 सेकंड है इसमें वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 8 मीटर और 16 मीटर। गति और विस्थापन और दूरी, अच्छा दूरी तो उसने कितनी की है, 16 मीटर की है, लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ है, सिर्फ 6 मीटर हुआ है। कितना हुआ है, 6 मीटर उसका 8 मीटर उसका विस्थापन हुआ है और 16 मीटर उसकी क्या हुआ है, पूरी उसकी दूरी है। अम्ल कैसे बनते हैं, तो अम्ल बनते हैं जब हम अधातु के ऑक्साइड जल में विलय करते हैं। जब भी हम अधातु के ऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में विलय करने पर क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं।